नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए सीडीपी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। और यह जो प्रश्न पत्र है 8/12/2019 को पूछा गया था। पेपर सेकंड है, क्लास 6 to 8 के लिए है। भाग फर्स्ट इस क्लास में दोस्तों देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। और इस क्लास में पूरे 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण को दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो उसके अनेक पक्षों को एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में प्रभावित करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं तथा विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन करना है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन से होता है। और इसके साथ ही साथ समग्र मूल्यांकन में अनेक प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचना व संकलन से संबंधित आकलन किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसे सामाजिकरण कहा जाता है। सामाजिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक समाज और समूहों के आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, कौशलों, आदतों, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों को सीखता है। यह प्रक्रिया बालक को जिम्मेदार व क्रियाशील बनाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। सेकेंड आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं पारिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। विविध सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। थर्ड आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही जवाब का चयन करना है। तो एक सृजनात्मक प्रकृति के विद्यार्थी में मौलिकता के गुण, उसमें नई खोज करने की विशिष्टता पाई जाती है। एक शिक्षिका ऐसे विद्यार्थियों को अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके मूल विचारों को महत्व दे सकती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो एक सार्थक अधिगम के लिए सहजानुभूति विषय वस्तु अधिगम के प्रति सच्ची रुचि की जिम्मेदार कारक होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। जो बच्चे कक्षा में पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं उनके साथ शिक्षक को सही बर्ताव के साथ साथ बात करते हुए उनकी अरुचि के कारणों का पता लगाना चाहिए और उसके बाद उन कारणों का उचित निवारण करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। संरचनावादी उपागम के अंतर्गत नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर आगे बढ़ा जाता है। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है विद्यार्थी की अभिरुचि, ऑप्शन बी है विद्यार्थी के सामवेगिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, ऑप्शन डी है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, ABCD सभी कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या वाइज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार गतिविधियों में भाग लेने से उसमें अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति के विकास की संभावना उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, परिवार एवं आस पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्राथमिक एजेंसियां हैं ये सभी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय यहाँ पे समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के अंतर्गत मूल आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में जन सामान्य में प्रचलित रूढ़ छवियां और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं, जिन्हें जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिनमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, पाड़ या ढांचा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसको इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 26। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को किस अवस्था पर दर्शाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा ऑप्शन, आदान प्रदान परंपरागत, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। किसके अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? तो राइट आंसर सेकंड विकल्प हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की, इसका सही जवाब हो जाएगा। चिंतन के बारे में लेव वाइगोत्स्की ने का यहाँ पे राइट आंसर कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28। पियाजे के संरचनात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर की यदि हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, इसका सही जवाब हो जाएगा। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यह स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जैसे भाषाई बुद्धि, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक, गतिक, सांगीतिक, व्यक्तिगत, आत्मन, व्यक्तिगत, अन्य, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी बुद्धि। इनके सिद्धांत के अनुसार ऐसी बुद्धि वाला एक व्यक्ति पैटर्न को खोजने और तर्क करने की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता रखता है और साथ ही ऐसा व्यक्ति संवेदनशील भी होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका सही जवाब हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होता है और इस अवस्था में बालक के मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताएं जैसे विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने, संश्लेषण, विश्लेषण, नियमीकरण, निगमन, तर्क विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही है। दोस्तों ये रहे आपके 30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आपके पूछे गए थे। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।